एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ना मैं आप सभी लोगों को एमएस ऑफिस के बारे में ही पढ़ा रहा था, और एमएस ऑफिस में भी एमएस एक्सेल वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक तो अब है ना, हम एमएस एक्सेल में आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी जल्दी से फटाफट 1 मिनट का जो गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को देता हूँ वो दोहरा दूं, ताकि जो लोग नए आते हैं बैच में उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये ज़रूरी है इसको सुनना, समझना और लिखना भी। तभी आपको है ना फंडामेंटल क्लियर होगा, मजबूत होगा। बट इसके अलावा किसी भी किताब वगैरह से आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जाना है आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अब वहां पर दो चीजें देखिए। सबसे पहले कम्युनिटी वाले सेक्शन में जो आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनके आंसर करिए। आपको सेम फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। फिर जो क्वेश्चन आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में देख रहे हो ना, उनका एक्सप्लेनेशन क्लास या वीडियो आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। तो वहां पर है ना आपको इन सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे क्लास की फॉर्म में। ठीक है, तो आप उसमें जो प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, उसमें जितनी क्लासेस हैं और आगे भी आए उन सभी को देखिएगा। ठीक, अगर इन इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। और अगर कोई इन दोनों ऑफिशियल चैनल से मेरे नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप मुझे सीधे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना। मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 25 अक्टूबर 2024, यानी कि 25 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा मुख्य टॉपिक या चैप्टर चल रहा था एमएस ऑफिस। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूं मैं। ठीक है, सारी बातें लिख दूं एक बार जल्दी से, फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को इस समय हम पढ़ रहे हैं। तो एमएस एक्सेल को अगर एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन, एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है बेटा। और एमएस एक्सेल में अब हमने मेन्यू बार पढ़ना शुरू कर दिया है। मेन्यू बार के अंदर जितने भी नाम हमें लिखे हुए दिखाई देते हैं, वो मेन्यू या टैब के नाम से वो ले जाते हैं। एक बार जल्दी से नाम लिख लेते हैं सारे के सारे। फाइल, होम, इंसर्ट, ये नाम भी पता है, याद होना जरूरी है। इनसे भी है ना एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, इसके बाद लिखिए दैट इज पेज लेआउट। ठीक, पेज लेआउट के बाद लिखिए दैट इज फॉर्मूलाज। इसके बाद लिखिए डेटा। डेटा के बाद लिखिए रिव्यू। रिव्यू के बाद लिखिए व्यू। व्यू के बाद लिखिए बेटा हेल्प। और हेल्प के बाद आता है लास्ट में पावर पिवट के नाम से। ठीक है, तो इतने सारे मेन्यू बार में मेन्यू या टैब हमें दिए गए हैं। और आपको पता है कि किसी भी मेन्यू या टैब पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो कमांड्स लिखी हुई दिखाई देती हैं या टूल्स लिखे हुए दिखाई देंगे, वो कहाँ दिखेंगे? इस मोटी सी वाइट कलर की पट्टी पर, जिसको रिबन कहते हैं। और इस रिबन पर सबसे पहले आपको ग्रुप्स दिखेंगे। ठीक है, फाइल वाले मेन्यू को छोड़ दें
तो बाकी सारे के सारे मेन्यू या टैब में आपको पहले ग्रुप दिखाई देंगे और ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं। ठीक है, ठीक। तो फाइल वाला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम वाले मेन्यू या टैब को। ठीक है, तो होम वाले मेन्यू या टैब में सबसे पहला जो ग्रुप हमें दिया गया है वो है क्लिपबोर्ड के नाम से। ठीक है भाई, अब देखो क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर है ना सेम वही सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं जैसे कि एमएस वर्ड में दी हुई थी। तो क्या हमें फिर से वही चीजें लिखने की जरूरत है? नहीं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल रिवीजन करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एमएस वर्ड वाली क्लास को प्रॉपर तरीके से देखना। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे टूल्स रिपीट होते हैं तो उनको बार बार लिखना, बार बार वही बातें करना, ये भी सही नहीं है। इससे तो हम आगे और पढ़ लेंगे, है ना। तो जो टूल मैं आपको एमएस वर्ड में प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, जो एक्सेल में सेम होंगे उनको केवल रिवीजन करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर जितने भी टूल मैंने आपको बताए थे एमएस वर्ड में वो सारे के सारे सेम ही है। ठीक है ना, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल सब कुछ सेम ही है, बट कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है वो लिख लो बस। क्लिपबोर्ड के अंदर है ना आपको एक टूल देखने को मिलता है यहाँ पर, और वो है पेस्ट स्पेशल के नाम से, है ना। अब एमएस वर्ड में मैंने आपको जब पेस्ट स्पेशल टूल की है ना शॉर्टकट की लिखवाई थी तो क्या लिखवाई थी बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से। बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। मैंने पेस्ट स्पेशल नाम के टूल की शॉर्टकट की एमएस वर्ड में क्या लिखवाई थी आपको? वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया, दैट इज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, सही आंसर है। तो यहां जो एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है ना वो थोड़ी सी चेंज है, और यहां पर है ना कंट्रोल पहले होता है, ऑल्ट बाद में होता है। तो ये है ना, आप नोट कर लीजिए, पेज स्पेशल की शॉर्टकट की यहाँ पर अलग है। इवन मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि पेज स्पेशल की शॉर्टकट की एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट दोनों में सेम है। एमएस एक्सेल चल रहा है ना ये, तो इसमें पेज स्पेशल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। ऐसी एमएस पावर पॉइंट में भी सेम है, बट एमएस वर्ड में अलग है, वहां पर ऑल्ट पहले होता है, कंट्रोल बाद में होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट चेंज है यहाँ पर। एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्लिपबोर्ड वाले इसी ग्रुप के अंदर है ना आपको एक और टूल बताया था मैंने, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब ये क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। तो फॉर्मेट पेंटर की एमएस वर्ड में मैंने शॉर्टकट की लिखवाई थी। हाँ, यहां पर कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है, तो ये लिख लो नो शॉर्टकट की। ठीक है, ये पॉइंट और लिख लीजिए कि फॉर्मेट पेंटर की एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की मौजूद नहीं होती है। समझ आ गया? मतलब फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड में था वैसे ही यहां पर होगा, बट इसकी अपनी कोई शॉर्टकट की होती नहीं है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, बाकी देखो कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे टूल सेम वही हैं जैसे एमएस वर्ड में थे, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या देखा था हमने क्लिपबोर्ड के केस में? बाकी क्लिपबोर्ड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी, है ना, कि अगर आप कट कॉपी करते हैं तो पेस्ट करने से पहले क्लिपबोर्ड पर आइटम्स रखे जाते हैं, और क्लिपबोर्ड को आप ओपन करके देख सकते हैं। हाँ, आपको है ना होम वाले मेन्यू में ही सबसे पहला क्लिपबोर्ड नाम का जो ग्रुप दिखे वहीं पर एक छोटा सा एक बटन जैसा बना होता है क्लिपबोर्ड के नाम का। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ क्लिपबोर्ड वाला स्पेस भी खुल के आ जाता है। तो जितने भी आइटम आप कट कॉपी करते हैं वो सारे आपको क्लिपबोर्ड पर दिखाई देंगे। ठीक है, एक बात और कि क्लिपबोर्ड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कितने आ सकते हैं वो भी यहाँ पर सेम है। 97 वाले वर्जन तक एक आइटम, और 97 के बाद जब 2000 वाला वर्जन आया और उसके आगे जितने भी वर्जन है उन सभी में 24 आइटम रखे जा सकते हैं एक बार में। ये ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी पे काम करता है, यानी कि नए वाले आइटम आते जाएंगे ऊपर से, पुराने वाले नीचे गायब होते जाएंगे, बट एक बार में 24 ही रखे जाएंगे। ठीक है, और ये वॉलेटाइल नेचर की प्रॉपर्टी पे काम करता है। वॉलेटाइल नेचर का मतलब कि जैसे आप चीज़ों को बंद करेंगे डाटा लॉस होगा। मतलब अगर आप फाइल को बंद कर देंगे तो क्लिपबोर्ड पर जितने भी आइटम रखे हुए हैं उनमें से केवल एक ही आइटम रह जाएगा जब आप फाइल को दोबारा ओपन करेंगे। कौन सा? जो अभी लेटेस्ट में आपने कट या कॉपी किया था।
बाकी के सारे आइटम फाइल के बंद होते ही गायब हो जाते हैं। तो चीजें गायब हो जाना, डिलीट हो जाना, खत्म हो जाना, ये वॉलेटाइल नेचर कहलाता है? नहीं, बिल्कुल कहलाता है। और अगर सपोजेड आपने कंप्यूटर बंद करके फिर दोबारा ऑन किया और फिर एक्सेल की फाइल ओपन करी, तो जो लेटेस्ट वाला कट या कॉपी वाला आइटम था वो भी नहीं दिखता, फिर से कट कॉपी आपको करना पड़ेगा। तो क्लिपबोर्ड के ऊपर जितने भी आइटम रखे जाते हैं वो सारे के सारे वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। आप एप्लीकेशन बंद करो या फिर सिस्टम बंद करो, ये डिलीट होते जाएंगे। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना, अगला एक और ग्रुप आपको यहां देखने को मिलेगा और वो है दैट इज फॉन्ट के नाम से। सेकेंड नंबर पे लिखिए, दैट इज फॉन्ट। अब देखो, फॉन्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले फॉन्ट ही आती है ना। यानी कि अगर आप अलग अलग फॉन्ट में लिखना चाहें तो आप टेक्स्ट अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉन्ट को फॉन्ट टाइप भी कह सकते हैं या फॉन्ट को फॉन्ट टाइप फेस भी कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एमएस, जैसे एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट 2003 वाले वर्जन तक क्या था? टाइम्स न्यू रोमन। तो यहां पर भी सेम ही आंसर था। फिर अगर 2007 वाले वर्जन और उसके आगे के वर्जन तक बात करें, यानी कि 365 वाले वर्जन तक, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या था? कैलिब्री। बट रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन में एक नई अपडेट आई है और उस नई अपडेट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कर दिया है अभी, वो क्या हो गया है? एप्टॉस के नाम से। तो तीन नाम याद रखने हैं आपको। 2003 वाले वर्जन तक टाइम्स न्यू रोमन, 2007 और उसके आगे के सारे वर्जन में कैलिब्री, और लेटेस्ट में 365 वाले वर्जन में एप्टॉस कर दिया गया है। APTOS, एप्टॉस। ठीक है, ये फॉन्ट के साइज वाला पॉइंट लिख लेना क्योंकि इसमें चेंज है। फॉन्ट के साइज में लिख लो। देखो यहां पर भी है ना आपके सामने फॉन्ट के साइज के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू खुलती है। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जिस पर क्लिक करने पर नीचे की तरफ एक लिस्ट गिरते हुए दिखाई दे। उसी तरीके से जैसे आप किसी ऑनलाइन फॉर्म में अपनी कैटेगरी जहां भर रहे होते हैं तो कैटेगरी चूज करने के लिए आप क्लिक करते हो तो एक नीचे लिस्ट गिरते हुए दिखाई देती है ना, तो ऐसी लिस्ट यहां पर भी दिखाई देगी जिसको पुल डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। तो इसमें भी है ना मिनिमम आपको 8 और मैक्सिमम 72 ही फॉन्ट का साइज दिखाई दे रहा होगा। पर जिस प्रकार एमएस वर्ड में अगर आप मैनुअली फॉन्ट का साइज टाइप करें तो 1 कर सकते हैं ना, ऐसे यहां पर भी मिनिमम होता है 1। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट का साइज मैनुअली कितना टाइप कर सकते हैं? 1638, 1638। तो ऐसे ही यहां पर 409 पॉइंट मैक्सिमम फॉन्ट का साइज टाइप किया जा सकता है। ये नंबर याद है आपको? ये नंबर मैंने कहां पर समझाया आपको या लिखवाया था? एक्सेल में। यही सेम नंबर यानी कि 409, 409, ये रो की हाइट के लिए भी लिखवाया था, याद है? अगर आप किसी भी रो यानी कि पंक्ति की मैक्सिमम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो 409 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये याद रखना कि अभी लेटेस्ट में जो भी वर्जन है उन सभी में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 यानी कि 11 पॉइंट होता है। 2003 वाले वर्जन तक बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 12 पॉइंट हुआ करता था। ठीक, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए। वही सारी बातें हैं जो एमएस वर्ड में हमने पढ़ी है और लिखी भी है। ठीक है भाई, बाकी तो आपको पता ही है कि अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एमएस एक्सेल की कंप्लीट क्लास पीडीएफ जिसमें एज इट इज यही लिखा हुआ है प्रॉपर थ्योरी के साथ, वो आपको पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दी ही है। वहां पर है ना टेलीग्राम चैनल पे आपको एमएस एक्सेल की क्लास पीडीएफ, फिर एमएस एक्सेल के एमसीक्यूज की पीडीएफ, 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ और एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की पीडीएफ, ये तीनों लाइन से डाली हुई हैं। आप डाउनलोड करके जैसा चाहें वैसा करके पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो, फॉन्ट वाले इसी ग्रुप के अंदर है ना हमें बोल्ड नाम का भी टूल देखने को मिलेगा। अब बोल्ड का मतलब तो समझ में आ गया, किसी भी शब्द को उभरा करके है ना डार्क डार्क सा दिखाना चाहते हैं तो उसे बोल्ड कहते हैं। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या लिखवाई थी हमने, क्या लिखी थी हमने एमएस वर्ड में?
तो आंसर है कंट्रोल प्लस बी। बट ये ध्यान रखना कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल भी बोल्ड करने के लिए किया जाता है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सबको यही पता था, कंट्रोल प्लस पी ऑप्शन में दे रख कंट्रोल प्लस बी ऑप्शन में दे रखा होगा। तो जब उन्होंने चारों ऑप्शन देखे तो वहां किसी भी ऑप्शन पर कंट्रोल प्लस बी नहीं लिखा था, ऑप्शन में लिखा था कंट्रोल प्लस 2, वही सही आंसर था। तो एक्सेल में बोल्ड करने की दो शॉर्टकट की हैं। क्या एमएस वर्ड में भी बोल्ड करने की दो शॉर्टकट की हैं? नहीं, वहां नहीं है, वहां एक ही है, कंट्रोल प्लस बी। बाकी ये भी रिवाइज करा देता हूं आपको कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस 2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आंसर है डबल लाइन स्पेसिंग के लिए। याद आ गया? 3 शॉर्टकट की थी एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग की, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 5। तो कंट्रोल प्लस 2 एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए और एक्सेल में बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी शब्द को तिरछा दिखाना चाहते हैं यानी कि इटैलिक, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। बट एमएस एक्सेल में इसकी एक दूसरी शॉर्टकट की भी दे रखी है, दैट इज कंट्रोल प्लस 3। उससे भी अगर किसी शब्द को सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस 3 दबा देंगे तो उससे भी इटैलिक हो जाता है। ठीक, इसके बाद लिख लीजिए अंडरलाइन। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या थी? दैट इज कंट्रोल प्लस यू। बट यहां पर एक और शॉर्टकट की दे रखी है, दैट इज कंट्रोल प्लस 4। यानी किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस 4 दबा दो तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक, एक पॉइंट और लिखे यहां पर, दैट इज स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू है ना, होता क्या है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जैसे किसी भी शब्द को लिखकर उसको बीच में से कट करके दिखाना स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। या मान लो सपोज दैट कोई नंबर लिखा है, उसे बीच में से कट करके दिखाओ, या केवल नॉर्मली कोई नंबर लिखा हो तो इसे बीच में से कट करके दिखाओ। यानी जो भी लिखा हो उसे बीच में से कट करके आपको दिखाना है तो इसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एमएस वर्ड में स्ट्राइक थ्रू की कोई शॉर्टकट की नहीं है, जबकि एक्सेल में शॉर्टकट की दे दी है, दैट इज CTRL+5। अब CTRL+5 यानी कंट्रोल प्लस 5 शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए इस्तेमाल में लाई जाती है? अभी तो बताया था, 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए, 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए। तो यहां कंट्रोल प्लस 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एमएस वर्ड में स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की नहीं दी गई है। चलो, ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक, अब एक बात छोटी सी यहां पर ये देखो कि हमने कंट्रोल प्लस 2, 3, 4, 5 तो देख लिया, ये कंट्रोल प्लस 1 भी इस्तेमाल में लाया जाता है क्या एक्सेल में? तो आंसर है जी हाँ। अगर आप एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस 1 इस्तेमाल करेंगे यानी कंट्रोल प्लस 1 दबाएंगे तो इससे क्या ओपन होके आएगा आपके सामने? तो ये बात मैं अभी बताऊंगा आपको। बस मुझे पहले ये बताइए कि एमएस वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस डी दबाने से क्या होता है? कोई बताएगा? अगर हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस डी दबाने से क्या खुलता है, क्या होता है? बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक एक बच्चे का कमेंट का आंसर दे दूं। एक बच्चे ने लिखा है सर दिवाली कितनी डेट को है? अब देखो, पहले तो शायद ऐसा सुनने में आ रहा था कि 1 नवंबर की दिवाली है ना, ऐसा सुनने में आ रहा था, बट शायद अब 31 की ही है। 31 का ही महीना है ना ये। हाँ, 31 का ही महीना है। तो अब सुनने में ये है कि 31 की ही दिवाली है। ठीक, हाँ, एक बच्चे ने लिखा है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स है ना, एक मतलब एक सिंपल सा आंसर हो गया, बट प्रॉपर आंसर होना चाहिए ना। चलिए मैं बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस डी दबाने से ना आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस पर क्या लिखा आता है? फॉन्ट। और जो विंडो आपके सामने खुली है जिसको आप फुल स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स के नाम से बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो डायलॉग बॉक्स यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलता है, और इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो टूल यहां पर दिए होते हैं, ये टूल फॉर्मेटिंग टूल कहलाते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं यहाँ पर? यही वाले, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ना, या फॉन्ट का साइज है ना, स्ट्राइक थ्रू,
और सब सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये जितने भी टूल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर, ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे टूल्स आपको एक डब्बे में यानी एक डायलॉग बॉक्स में भी लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्या इसी तरीके की चीज आपको एक्सेल में भी दिखाई देती है? हाँ, एक्सेल में भी है ना, आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलता हुआ दिखाई देगा Ctrl+1 दबाने से, और इसके अंदर भी वही फॉर्मेटिंग टूल्स दिखाई देंगे जो यहां पर दिखाई दिए थे, है ना, बट इसका नाम होता है फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो बस इतना याद रखना कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल्स को अगर एक डायलॉग बॉक्स में देखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+1, और जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसका नाम है फॉर्मेट सेल्स। बट अगर एमएस वर्ड में यही सेम चीज देखना चाहते हैं तो डायलॉग बॉक्स का नाम है फॉन्ट, और ये Ctrl+D से ओपन होता है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी एक चीज और लिख लीजिए, देखो ये जो सब स्क्रिप्ट होता है एंड सुपर स्क्रिप्ट एंड लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ठीक है, यानी कि सब स्क्रिप्ट की बात करें हम, सुपर स्क्रिप्ट की बात करें और लाइन स्पेसिंग की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्या ये तीनों के तीनों टूल एमएस वर्ड में थे? बताइए, क्या ये तीनों के तीनों टूल एमएस वर्ड वाली एप्लीकेशन में थे? थे, इनके बारे में बताया था ना मैंने। अगर आप किसी भी शब्द को, मतलब किसी भी टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे ले जा रहे हैं तो सब स्क्रिप्ट, बेस लाइन से ऊपर ले जा रहे हैं तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और लाइन स्पेसिंग का मतलब था कि हर दो लाइनों के बीच में जितना गैप होता है उसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है ना। तो बेसिकली है ना, ये टूल एमएस वर्ड में तो मौजूद थे बट यहां पर नहीं दिए गए हैं, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, नॉट अवेलेबल। एमएस एक्सेल में ये टूल मौजूद नहीं होते हैं। सपोज दैट कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में कि बताइए इनमें से कौन सा टूल एमएस एक्सेल में नहीं होता है, तो वहां पर लिखा हो सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन में, तो आप ये सोचें कि सर एमएस वर्ड में होता है तो एक्सेल में भी होता होगा, तो ऐसा नहीं है। ये नोट कर लेना कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जैसे टूल और लाइन स्पेसिंग वाले टूल यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े से चेंज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एक्सेल के अंदर। नोट कीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ सारा का सारा खेल किस चीज का है, सारा का सारा खेल है टूल्स का, कमांड्स का। अब आपको टूल्स और कमांड्स की जानकारी है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और नहीं है या नहीं याद करेंगे तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। सही है ना, तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए। आगे देखो, इसी फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर ही है ना आपको एक टूल और मिलेगा, वो है बॉर्डर नाम का टूल। तो ये बॉर्डर नाम का जो टूल है, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सेल में जब काम कर रहे होते हैं और आपको आपको चाहिए, या ऐसे समझो कि इस टूल की आवश्यकता कब पड़ती है। देखो आप है ना एक्सेल की शीट को जब देखते होंगे ना, तो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है और रो यानी कि पंक्तियां दिखाई दे रही होंगी, है ना। अब आप यहां जो भी लिखना चाहें वो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मान लो ये वैल्यू डाल दी आपने एक्सेल की शीट में। अब आप चाहते हैं ना मैं इसका प्रिंट आउट, अब आप चाहते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकाल लें कागज पर, हार्ड कॉपी चाहिए आपको, और ये लिखा हुआ आ जाए कागज के ऊपर, तो आप प्रिंट कमांड दे देंगे। पर जब आप प्रिंट कमांड देंगे और कागज पर प्रिंट निकल के आएगा, तो आपको पता है ये जो लाइनें दिख रही है ना वो कागज पर नहीं आती हैं। ये ध्यान रखना कि अगर आप ये रो और कॉलम वाली लाइनों को कागज पर प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये बॉर्डर नाम का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना रो और कॉलम की लाइनें नहीं आएंगी। आप सीधे ही एक्सेल की शीट का प्रिंट कमांड दे दो, ये डाटा लिखा हुआ तो आ जाएगा कागज पर बिल्कुल ऐसे ही दो कॉलम में, बट ये कॉलम और रो वाली लाइनें नहीं दिखती। तो इसलिए ना अगर किसी व्यक्ति को ये रो और कॉलम वाली लाइनें देखनी है या कागज पे लानी है, तो फिर यहाँ पर बॉर्डर नाम के टूल का इस्तेमाल वो करेगा। ठीक है ना, तो इतने सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर वाले इस टूल में जाएंगे और यहाँ पर है ना क्लिक कर दीजिए ऑल बॉर्डर, ऑल
बॉर्डर। तो है ना, ये जो जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें कॉलम की लाइन, रो की लाइन, अंदर सारी लाइनें हाईलाइट होके आ जाती हैं। आपको दिखेगा भी कि आपने बॉर्डर अप्लाई किया है, अलग से मेंशन हो रहा होगा। बाकी जो रो और कॉलम वाली लाइन है वो हल्की दिख रही होंगी, और जहां बॉर्डर अप्लाई होगा वो डार्क डार्क सा दिख रहा होगा, ऐसे डार्क डार्क लाइनें दिख रही होंगी। तो इससे पता चलता है कि आपने यहाँ पर एक बॉर्डर लगा रखा है। और अब आप प्रिंट कमांड दीजिए तो कागज पर जो प्रिंट निकल के आएगा उसमें ये वाली लाइनें भी आएंगी, रो और कॉलम वाली लाइनें। मतलब इतना पोर्शन नहीं आएगा, ये वाली लाइनें नहीं दिखेंगी, केवल इतना वाला जो पोर्शन है इसकी रो और कॉलम वाली लाइनें कागज पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बॉर्डर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेल में, क्योंकि अगर बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी सेल पर तो उसकी रो और कॉलम वाली लाइनें कागज पे नहीं आएंगी, न दिखाई देंगे। वैसे और भी बॉर्डर ऑप्शन होते हैं, यानी केवल आपको टॉप बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, जैसा आपको सही लगे। बट अगर आपको पूरे के पूरे सेल्स के ऊपर बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर टूल का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद है ना, फॉन्ट के अंदर ही आपको एक टूल मिलता है दैट इज फिल कलर के नाम से। इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस सेल में आप काम कर रहे हैं उसका अगर कलर, उस सेल का कलर या उस सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो अगर आपको फिल करना है तो यहां से कर सकते हो। नाम से पता चल रहा ना, फिल कलर। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए सेल का बैकग्राउंड फिल करना या बैकग्राउंड कलर करना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर करना, बस इतना नोट कर लीजिए। यानी कि जितने भी सेल में आपने काम किया है या जितने भी सेल आप सेलेक्ट कर रहे हो उनमें अगर आपको कलर फिल करना है तो इस टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। और एक लास्ट पॉइंट और लिखिए, दैट इज टेक्स्ट कलर, या इसको फॉन्ट कलर भी कह देते हैं। फॉन्ट कलर कह दो या टेक्स्ट कलर कह दो, तो इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी सेल में जो भी आप लिख रहे हैं उसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो इस टूल का इस्तेमाल कीजिए। वैसे एमएस वर्ड की तरह एमएस एक्सेल में भी जो आप टाइप करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक यानी काले रंग से लिखता हुआ दिखाई देता है। बट अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो यहां से कर सकते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर आप होम वाले मेन्यू या टैब में जाएंगे तो और फॉन्ट वाले ग्रुप में जाएंगे तो सबसे पहले आपको फॉन्ट, ठीक है, जो कि लेटेस्ट में क्या है, एप्टॉस। फॉन्ट का साइज मिनिमम 1 और मैक्सिमम 409 होता है। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, इनकी शॉर्टकट कीज भी मौजूद है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और लाइन स्पेसिंग होता नहीं है यहाँ पर। फिर बॉर्डर, फिल कलर और फॉन्ट कलर जैसे टूल का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। समझ आ गया सभी को? चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको है ना एक और ग्रुप देखने को मिलता है जिसे अलाइनमेंट कहते हैं। तो अलाइनमेंट के बारे में ना मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने आपको एक्सेल के सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाए थे। तो बस जल्दी से रिवाइज करेंगे यहां पर, ठीक है। हेडिंग डालिए अलाइनमेंट, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि ये अलाइनमेंट बेसिकली कहाँ का अलाइनमेंट होता है। जैसे एमएस वर्ड में तो पेज का अलाइनमेंट होता था, यहां पर अलाइनमेंट सेल का अलाइनमेंट होता है। सेल अलाइनमेंट, ठीक है भाई, यानी किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर की बात चल रही है। ठीक है, ये कोई भी सेल हो सकता है शीट पर, तो उसके सेल के अंदर के अलाइनमेंट की बात चल रही है। ठीक, अलाइनमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल का साइज बड़ा करना पड़ता है। तो सपोज दैट कि ये कोई सेल है A1, ठीक है, हमने है ना इसके साइज को बड़ा कर लिया। कैसे? कॉल इस सेल की हाइट बढ़ा ली और इसकी चौड़ाई यानी कि विथ को भी बढ़ा लिया। तो ये जो A1 सेल था इसको बड़ा करके हमने ऐसा कर लिया, यानी कि इस सेल की ऊंचाई बढ़ गई है और चौड़ाई भी बढ़ गई है। तब हमें यहाँ पर है ना कुछ चीजें नोटिस करने को मिलेंगी, कुछ चीजें हम नोट करेंगे यहाँ पर। वो क्या है कि अगर आप किसी भी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट लिखता हुआ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि राइट साइड में। पर जैसे ही इस सेल से आप बाहर निकलेंगे तो ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में खिसक जाता है। याद आ गया? सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको लिखवाए थे तो ये सारी बातें बताई थी।
तो बस रिवाइज कर लो यहाँ पर। अब जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हम किसी भी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो आंसर है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हम किसी भी सेल के अंदर कोई नंबर लिखेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? आंसर इज राइट अलाइनमेंट। यानी कि सेल में नंबर्स आपको राइट साइड में रहते हुए दिखाई देंगे। भाई किसी सेल में आप जो भी लिखोगे ना, वो लिखा तो इसी राइट साइड में जा रहा होता है। चाहे कोई अल्फाबेट लिखो, कोई वर्ड लिखो, चाहे कोई नंबर लिखो, यहीं पर लिखता हुआ दिखाई देगा। पर जैसे इस सेल से आप बाहर निकलते हैं तो नंबर्स तो उसी साइड में रह जाएंगे, और अगर आपने अल्फाबेट लिखे हैं, कोई वर्ड लिखा है, वो लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है, तो शब्दों का या अल्फाबेट्स का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट और नंबर का राइट होता है। और अगर अल्फा न्यूमेरिक लिखें कुछ, तो यानी अल्फाबेट और नंबर्स का मिश्रण, तो वो भी अल्फाबेट की तरह ही काउंट होगा, लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक। अब किसी भी सेल के अंदर जो भी आप लिख रहे हैं उसको बेसिकली कितने अलाइनमेंट से आप मैनेज कर सकते हैं? तो सेल के अंदर टोटल मिला के 6 अलाइनमेंट के नाम होते हैं, टॉप, बॉटम, मिडिल और लेफ्ट, राइट और सेंटर। टोटल मिला के कितने अलाइनमेंट के नाम होंगे यहाँ पर? 6। जैसे एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर अलाइनमेंट के नाम होते हैं 4, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यहां पर टोटल 6 नाम होते हैं। ठीक है, और इन 6 नाम से टोटल किसी भी सेल के अंदर टोटल कितनी पोजीशन बनाई जा सकती है? वो है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल मिला के एक सेल के अंदर 9 पोजीशन, 9 स्थान बनाए जा सकते हैं इन अलाइनमेंट का यूज करके। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं पहले। बस अब जल्दी से आपको एक टेस्ट लूंगा और देखते हैं कितने लोगों को ये बात याद है। मुझे फटाफट बस जल्दी से ये बता दो कि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाला जो स्थान है, इसका नाम क्या होगा? किसी सेल के अंदर जिस स्थान को मैंने मार्क किया है उसका एग्जैक्टली नाम क्या होगा इन अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग? ये ध्यान रखना कि ये जो 9 पोजीशन आपको दिख रही है ना यहाँ पर A1 सेल एड्रेस की, ये 9 पोजीशन तब ज्यादा बेहतर दिखाई देंगी जब आप सेल का साइज बड़ा कर लेंगे। और सेल के साइज को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी और रो की ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि किसी भी पर्टिकुलर एक ही सेल की चौड़ाई ऊंचाई नहीं बढ़ सकती है, पूरे कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी और पूरे रो की ऊंचाई बढ़ती है। ठीक, ठीक है। कई सारे आंसर्स आए हैं, बट सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये नीचे बॉटम साइड है ना, तो ये बॉटम तो शब्द आएगा ही आएगा। अब बॉटम के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि ये बीच में है, मिडिल है ना? अब यहाँ मिडिल शब्द का इस्तेमाल करें या सेंटर शब्द का इस्तेमाल करें? क्योंकि सेंटर का मतलब भी बीच होता है और मिडिल का मतलब भी बीच होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर बॉटम यूज कर रहे हो शब्द तो इसके साथ मिडिल नहीं आ सकता। ऐसी टॉप के साथ मिडिल नहीं लेते, टॉप और बॉटम के साथ सेंटर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहां आ जाएगा BC, यानी कि बॉटम सेंटर, या सेंटर बॉटम भी कह सकते हो। दोनों शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, दोराहा नहीं है। आप बॉटम सेंटर कह दो या सेंटर बॉटम कह दो, एक ही बात है। ऐसे ही मैं याद कर लो, मैंने समझाया था कि अगर आप लेफ्ट वाले और राइट वाले अलाइनमेंट की बात करें तो उसके साथ सेंटर शब्द नहीं आता, उसके साथ मिडिल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर इन पर आधारित कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो आंसर कर दोगे ना? ठीक है, आगे देखो। इसके अलावा एक्सेल में अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अलाइनमेंट वाले ही इस ग्रुप के अंदर एक और टूल देखने को मिलता है, वो है ओरिएंटेशन। ये क्या है ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन शब्द एमएस वर्ड में भी पढ़ा था हमने, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है, ये अलग है थोड़ा सा। तो आप बोलेंगे सर पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन वाला, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ नहीं होता? होता है, बट उसे हम आगे पढ़ेंगे पेज लेआउट में। अभी यहाँ जो ओरिएंटेशन है उसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ। देखो, सपोज दैट के किसी भी सेल के अंदर आपने कोई शब्द लिखा, सपोज दैट आपने हेलो लिखा, तो क्या इस हेलो शब्द को आप इसी सेल के अंदर
सपोज दैट कि ये A1 नाम का कोई सेल है और इसके अंदर हेलो नाम का एक शब्द लिखा आपने। क्या इस हेलो नाम के शब्द को आप ऐसा लंबा लंबा खड़ा करके देख सकते हो? आप बोलेंगे सर कैसे? इस तरीके से, जैसे यहाँ पर H आ जाए, यहाँ E आ जाए, यहाँ L आ जाए और यहाँ L आ जाए, फिर O आ जाए। यानी कि हेलो शब्द को आपने ऐसे वर्टिकल करके देख लिया या पोर्ट्रेट करके देख लिया, ऐसे बोल दो लंबा लंबा कर सकते हैं? हाँ, हो जाएगा। क्या इस हेलो शब्द को ऐसा डायगोनल यानी तिरछा करके देखा जा सकता है? HELLO ऐसा? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हेलो शब्द है ना, उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। जैसे अगर हेलो शब्द ये लिखा हुआ है तो मैं इस हेलो शब्द को ऐसे कर जा रहा हूँ, हेलो शब्द को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही तो हो गया कि मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया। देखो यहां पर था, अब किसी चीज को है ना यहाँ इतना घुमा दिया जाए, ये था ना भाई, अगर मान लो ये है और आपने इसको ये कर दिया सीधे के सीधे, तो यहां से है ना जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री तो बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो आपने ना किसी भी शब्द को 90 डिग्री पर है ना घुमाकर ऐसे सीधा खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप ये देखें कि यहाँ हम शब्द को है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। किसी किसी भी शब्द को हम या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसा कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर बैक साइड में भी कर सकते हैं, है ना? तो जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयां घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे। तो यहाँ जो ओरिएंटेशन है ना बेटा, वो ध्यान रखना, ये सेल के अंदर का ओरिएंटेशन होता है, ना कि कोई पेज का ओरिएंटेशन। जैसे कि MS वर्ड में हमने ओरिएंटेशन पेज का देखा था, यहाँ सेल का ओरिएंटेशन है। दूसरी बात यह है कि जैसे MS वर्ड में ओरिएंटेशन पेज का होता है और वहां दो नाम आते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ जो सेल का ओरिएंटेशन है इसमें दो नाम आएंगे, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन सुनिए, इस पर क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी सेल के अंदर के ओरिएंटेशन को किन नामों से जाना जाता है? तो ऑप्शन में लिखा होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताओ किसी सेल के अंदर ओरिएंटेशन सेट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, सेल के अंदर का भी अपना ओरिएंटेशन होता है। तो ये है इसका मीनिंग जो मैंने अभी आपको समझाया। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये जो सेल ओरिएंटेशन शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर, ऐसा पूरे एक्सेल में कहीं पर लिखा हुआ नहीं आता है। ये शब्द केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, लिखा हुआ ओरिएंटेशन ही आएगा। जब आपसे पूछा जाएगा ना कि एक्सेल में ओरिएंटेशन के नाम क्या होते हैं या ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। केवल ओरिएंटेशन ही पूछेगा, ठीक है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ओरिएंटेशन के क्या नाम होते हैं या ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है। अगर ऑप्शन में लिखा आ जाए पोर्ट्रेट, ऑप्शन में लिखा आ जाए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो क्या ये सही आंसर है? हाँ, ये भी सही आंसर है। बट ये वाला जो आंसर हमारा सही होगा वो सही तब होगा जब हम बात करेंगे इस वाले टैब के अंदर या इस वाले मेन्यू के अंदर, यानी पेज लेआउट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर पेज लेआउट का क्या मीनिंग है यहाँ पर? क्या हम एक्सेल की जो शीट हमें दिख रही होती है रो और कॉलम वाली, उसको पेज की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं क्या? हाँ, तभी तो पेज लेआउट कॉन्सेप्ट आएगा। पेज लेआउट का ही मतलब ही है कि पेज की जैसे कंसीडर करना। तो क्या एक्सेल की शीट को भी एक पेज के रूप में देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। और जब एक्सेल की शीट को आप पेजेस के फॉर्म में देखेंगे तो पेज का ओरिएंटेशन होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा। तब ये नाम आएंगे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बट अगर मान लो ऐसा पूछा जाए कि एक्सेल में ओरिएंटेशन के क्या नाम होते हैं, कितने प्रकार का होता है, और ऑप्शन में लिखा आता है दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो क्या ये सही आंसर है? हाँ, ये भी सही आंसर है। बट ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है दैट इज होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर सेल ओरिएंटेशन की, ठीक है? तो यहां हमें टूल मिलता है पेज ओरिएंटेशन का, पेज ओरिएंटेशन का, और यहां टूल मिलता है हमको
सेल ओरिएंटेशन का। ठीक है, बट फिर भी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा सेल ओरिएंटेशन शब्द लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, केवल समझने के लिए हम लिख रहे हैं। ऐसी पेज ओरिएंटेशन शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा समझने के लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर। लिखा केवल यही शब्द आता है, ओरिएंटेशन। चाहे होम वाले मेन्यू में भी यही लिखा आएगा और पेज लेआउट में भी यही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं ये क्यों जोर दे रहा हूं इस बात पर, यह भी बता देता हूं। एक्चुअली कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, और वहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए किसी सेल के अंदर जो ओरिएंटेशन अप्लाई करते हैं, या ऐसे पूछा था किसी सेल के अंदर किसी शब्द को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना क्या कहलाता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए या सेल ओरिएंटेशन होना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी सेल के अंदर किसी शब्द को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने को क्या कहा जाएगा, ओरिएंटेशन या सेल ओरिएंटेशन? तो इसका सही आंसर है ओरिएंटेशन। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, ओरिएंटेशन सही आंसर है। क्योंकि सेल ओरिएंटेशन केवल समझने के लिए बोल रहे हैं, लिखा हुआ नहीं आ रहा कहीं पर। अब अगर आप ये बोलें कि सर अगर दोनों लिखे हुए आ गए, तो मान लो एक ऑप्शन पर ओरिएंटेशन लिखा आ गया और दूसरे ऑप्शन पर सेल ओरिएंटेशन लिखा हुआ आ गया, तो अभी हम ओरिएंटेशन पे टिक करेंगे भाई। क्योंकि जब सेल ओरिएंटेशन नाम का कोई शब्द लिखा हुआ ही नहीं आता पूरे एक्सेल में, तो हम उसे क्यों टिक करें? हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा हो और ऑप्शन में ओरिएंटेशन शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, एक ऑप्शन पे सेल ओरिएंटेशन लिखा हो, तब सेल ओरिएंटेशन को आप टिक करना, ये मानते हुए कि सेल ओरिएंटेशन की बात चल रही है। ठीक है भाई, आई होप सो कि सारी बात क्लियर हो गई आपको। आगे देख लो, अलाइनमेंट वाले इसी ग्रुप के अंदर आपको एक और टूल देखने को मिलेगा जिसे रैप टेक्स्ट के नाम से बोला जाता है। या तो रैप टेक्स्ट बोल दो या वर्ड रैप टेक्स्ट भी आप बोल सकते हैं, वर्ड रैप टेक्स्ट के नाम से। ये क्या है? ये टूल मैंने एमएस वर्ड में भी आपको समझाया था। अगर आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है, अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो रो और कॉलम बनानी पड़ेंगी। जी हाँ, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर आप शब्द के नीचे शब्द लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रैप टेक्स्ट या वर्ड रैप टेक्स्ट के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ तो एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही टेबल जैसा होता है ना? तो आप एक्सेल की शीट में किसी भी सेल के अंदर आप शब्द के नीचे शब्द लिखना चाहते हैं तो उसे रैप टेक्स्ट या वर्ड रैप टेक्स्ट कहा जाएगा। सेम वही चीज जैसे एमएस वर्ड में थी। लिख लो, शब्द के नीचे शब्द का आना, शब्द के नीचे शब्द का आना। ठीक, इसके बाद एक टूल और यहां पर और दे रखा है जिसे बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, क्या मीनिंग है इस बात का? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉलम को, या ऐसा लिख लो, सेल्स को मर्ज करके सेंटर में लिखना। सेल्स को मर्ज करके, सेल्स को मर्ज करके सेंटर में लिखना क्या कहलाएगा? लिखना। ये आपका मर्ज एंड सेंटर कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज दैट कि ये एक्सेल की शीट है, इसमें ये सारे के सारे कॉलम बने हुए हैं और ये रो बनी होती हैं, यानी कि पंक्तियां। अब आपको ये लगता है कि ये जो कॉलम्स है ना, और कॉलम और रो की वजह से जो सेल्स बने हुए हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ सेल को आपको मर्ज करके उनके बिल्कुल बीचों बीच में लिखना है। जैसे सपोज दैट आप बोलते हो कि ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये तीनों मर्ज हो जाए आपस में। तो जैसे ही आप इन तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर वाले टूल पर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में से कॉलम वाली लाइन गायब हो जाएगी और आप जो भी लिखना चाहें वो अब बीचों बीच में लिखा हुआ दिखाई देगा, लिखता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो अब मर्ज एंड सेंटर नाम के टूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है?
सेल्स को आपस में मर्ज करके सेंटर में लिखने के लिए। ठीक, नोट कर लीजिए। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एक बार रिवाइज करा दूं कि आपको है ना, जैसे ही होम वाले टैब में आप जैसे ही होम वाले टैब में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप, उसके बाद फॉन्ट नाम का ग्रुप, और इसके बाद अलाइनमेंट नाम का ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और ग्रुप यहां देखने को मिलेगा, वो है नंबर के नाम से। नोट कर लीजिए बेटा, नंबर के नाम से। चौथे नंबर पर लिखिए नंबर्स, लिखिए, है ना। अब इसमें क्या है वो समझाता हूं, पहले कुछ एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज दैट कि कोई सेल एड्रेस या कोई सेल है A1 के नाम से। ठीक, अब यहां पर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 600 और मैं आपसे ये कहूं कि इसे करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर दो, तो आप कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर, कौन सी बड़ी बात है। इस 600 नंबर को अगर करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप बोलेंगे कि 600 से पहले मैं रुपीज का या डॉलर का सिंबल लगा दूंगा, ये करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो गया। बात तो सही है, बट ये अभी भी प्रॉपर करेंसी फॉर्मेट नहीं है। करेंसी फॉर्मेट में आपको .00 भी लगाने पड़ेंगे, यानी कि जब रुपए की बात होगी तो पैसे की भी बात होगी, जब डॉलर की बात होगी तो सेंट्स की भी बात होगी। यानी आपको बोलना पड़ेगा 600 रुपए 0 पैसे या 600 डॉलर 0 सेंट्स। ये है एक एग्जैक्ट करेंसी फॉर्मेट। सही है, ठीक। अब आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कर देंगे। 600 को यहां से हटाकर, या मत हटाओ, इससे पहले रुपीज का सिंबल लगा देंगे और यहाँ डॉट लगा के 2 जीरो कर देंगे। अब सपोज दैट कि ये आपको, या यही काम आपको ऐसे करना पड़े 1000 सेल में, यानी आपकी एक्सेल की शीट पर टोटल 1000 सेल्स में ये नंबर लिखे हुए हैं इस तरीके से, और आपसे कोई आके ये कहे कि जितने भी सेल में सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं इन्हें फटाफट करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर दो, यानी कि हर एक नंबर से पहले रुपीज का सिंबल और बाद में .00 लिखा हुआ आ जाए, जल्दी से करके दिखाओ। तो अब आप उसके सामने, कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहे तो उसके सामने ऐसे थोड़ी करोगे कि वहां पर है ना, मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे माउस से, फिर रुपीज का सिंबल लगाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर .00 लगाओगे, ऐसे करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 1000 सेल में करना है ये चीजें। तो आपके पास एक ट्रिक है, आप सारे के सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लो, और सारे के सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद जिनमें ऐसे नंबर लिखे हों, बस आपको जाना है इस वाले ग्रुप के अंदर, और इस वाले ग्रुप के अंदर आपको एक टूल मिलेगा, और वो टूल होता है करेंसी फॉर्मेट। उस पर जैसे माउस से क्लिक करोगे, हर एक नंबर से पहले रुपीज का सिंबल और बाद में .00 लगा हुआ आ जाएगा। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली नंबर्स वाले इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग दे रखी होती है। ठीक है, बाकी एक बच्चे का कमेंट है लकी चौधरी जी का, उन्होंने पूछा सर पैरिटी बिट क्या होता है। मैं बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बट अभी क्लास के बीच में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना इसको प्रॉपर तरीके से एक्सेल को समझ रहे हैं, उन्हें अभी पैरिटी बिट के बारे में जानना नहीं है, तो मैं उनका टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप मुझसे जो भी डाउट पूछना चाहें इस टॉपिक से हटके पूछ लेना, या तो क्लास के लास्ट में जब मैं बोलूँ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, या व्हाट्सएप पर पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर क्लास के शुरुआत में मैंने दिया ही था। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप क्लास में शुरू से तो आए नहीं है, अब अचानक ही बीच में आए हो, तो आपके एक कमेंट की वजह से, एक डाउट की वजह से मैं क्लास का माहौल खराब नहीं करूंगा, टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चलो आगे देखो भाई। ठीक है, तो ये नंबर वाला ग्रुप आपको मिल गया। अब इसके अंदर है ना, अगर आपको केवल समझने के लिए कुछ लिखना है यहां पर, ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, नंबर्स फॉर्मेटिंग, नंबर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। एक बच्चे ने लिखा सर MS वर्ड में अरेंज नेम से कुछ होता है क्या? हाँ, अरेंज नाम से होता है। MS वर्ड में अगर हम काम कर रहे हैं तो अरेंज नाम का भी एक टूल होता है। बट क्वेश्चन क्या पूछा ये बताओ, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन क्या है?
तब मैं बताऊंगा। लक्की ने लिखा है सर मैं लाइव नहीं लेता हूँ क्लास। कोई बात नहीं, आप लाइव लो चाहे रिकॉर्डेड लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। हम आपको सभी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्लास के बीच में है ना टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करूंगा भाई मैं। इससे संबंधित एक नहीं 10 नहीं 100 डाउट पूछो, पर टॉपिक से हटके नहीं, क्लास के एंड में पूछना। चलो आगे देखो भाई। देखो नंबर्स वाले इस ग्रुप के अंदर है ना नंबर्स फॉर्मेटिंग हमें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहली जो नंबर फॉर्मेटिंग हमें देखने को मिलती है, ऐसे लिखते जाइए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बेसिकली नो स्पेस फॉर्मेट, या जनरल फॉर्मेट बोलते हैं बेसिकली। ब्रैकेट में लिखना नो स्पेस। इस नंबर फॉर्मेटिंग का सबसे पहला नाम होता है यहां पर जनरल, ठीक है, और जनरल के आगे ब्रैकेट में लिख लेना इसको नो स्पेस फॉर्मेट के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी नंबर वगैरह लिखेंगे तो विदाउट स्पेस लिखते चले जाओगे, ऐसा बोल रहा है वो। नो स्पेस का मतलब कोई भी स्पेस न आना। तो ऐसा तो हम देखते ही हैं कि एक्सेल के किसी भी सेल में हमें कुछ भी लिखना है, मान लो मुझे यहाँ पर कोई भी नंबर लिखना है 12,784 ऐसे, तो बिना स्पेस के लिखता चला जाऊंगा। तो इसी को जनरल फॉर्मेट के नाम से या जनरल नंबर फॉर्मेटिंग के नाम से इसे बोला जाता है। समझ में आ गया। अब आगे देखो, इसके बाद है ना एक और आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा और वो है नंबर फॉर्मेटिंग या नंबर फॉर्मेट। ये क्या चीज है? नंबर फॉर्मेट में ना बेसिकली क्या हो जाता है, ये जो रुपीस का सिंबल है ना ये नहीं आएगा, बस बाकी पूरी चीज आएगी ऐसे। समझ में आ गया? यानी कि 600 लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद डॉट 2 जीरो लगी हुई आ जाएंगी, बस ये नंबर फॉर्मेट कहलाता है। इसके बाद अगला लिख लो, दैट इज करेंसी फॉर्मेट। करेंसी फॉर्मेट ये मैं अभी आपको समझा ही चुका हूं। करेंसी फॉर्मेट में क्या होगा, जिस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे उस सेल में लिखे हुए नंबर के पहले रुपीस का सिंबल और बाद में 2 डॉट जीरो आ जाएंगे, ये करेंसी फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही है ना एक और फॉर्मेट होता है जिसे अकाउंटिंग फॉर्मेट कहते हैं। अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे अगर आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और अकाउंटिंग फॉर्मेट पर क्लिक कर दोगे तो आपके इस सेल के अंदर क्या होगा, रुपीस का सिंबल दूर हो जाएगा और ये 600.00 ये ऐसे दूर होके आ जाएगा। आप बोलेंगे सर इतने, मतलब सेल का साइज तो हमारा इतना है, तो क्या जैसे ही अकाउंटिंग फॉर्मेट पर हम क्लिक करते हैं तो अपने आप सेल का साइज भी बढ़ जाता है क्या? नहीं, अपने आप नहीं बढ़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको है ना सेल के साइज को पहले बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और फिर अगर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तब रुपीस का सिंबल अलग और 600.00 वो अलग साइड में दिखाई देगा। या ऐसे कर लो कि रुपीस का सिंबल है वो लेफ्ट में और नंबर जो है वो राइट में चला जाता है। करेंसी फॉर्मेट में क्या था, ये रुपीस का सिंबल बिल्कुल चिपका हुआ आया था। अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या होता है, रुपीस का सिंबल लेफ्ट बाउंड्री के पास चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ नंबर फॉर्मेटिंग होती हैं, जैसे लिख लीजिए शॉर्ट डेट फॉर्मेट। शॉर्ट डेट फॉर्मेट ये क्या होता है, देखो अगर आपसे कोई डेट लिखने के लिए कही जाए तो जैसे ऊपर लिखेंगे ना 25 अक्टूबर 2024, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25/10/2024, तो ये शॉर्ट डेट कहलाएगी। अब आज क्या है दिन, आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे लिखा हुआ आ जाए, 25 तारीख है और अक्टूबर 2024 ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाए प्रॉपर तरीके से, तो ये लॉन्ग डेट कहलाती है। तो इसको यहां पर कहते हैं लॉन्ग डेट फॉर्मेट। तो अगर आप है ना एक्सेल में किसी भी नंबर को डेट फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं आपके पास, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। अब आप बोलेंगे सर कोई नंबर है ना डेट में कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे मान लो अगर ये 600 लिखा हुआ है, इसी को मैं ना एक लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट में चेंज करके देखना चाहूं तो 600 नंबर को डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। भाई कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐसे डेट फॉर्म में कैसे आ सकता है ना। तो इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सेल में एक्चुअली क्या होता है, एक रेफरेंस डेट कंसीडर की जाती है। एक्सेल में एक रेफरेंस डेट कंसीडर की जाती है और वो डेट है दैट इज 1 जनवरी 1900। ऐसा क्यों?
अब ये तो मैं भी नहीं कह सकता, ये तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक रेफरेंस डेट रखी है 1 जनवरी 1900, और इसी डेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर है ना डेट फॉर्मेट मिलेगा। जैसे इतिहास में जब है ना आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं सुनते हैं तो ऐसा कहा जाता है ना, मतलब कोई इतिहास की घटना आपको सुनाई जा रही है तो वहां बोला जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले इतने साल पहले, या ईसा मसीह के जन्म के इतने साल बाद ऐसा हुआ था। तो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट की हम बात करें तो इतिहास में उनके जन्म को एक रेफरेंस डेट मान लिया गया है। तो बस ऐसे बोल देते हैं कि उनके जन्म से इतने साल पहले की घटना है या उनके जन्म के इतने साल बाद की घटना है। वैसे ही एक्सेल में एक रेफरेंस डेट होती है 1 जनवरी 1900। तो 1 जनवरी 1900 से लेकर 600वें दिन जो तारीख होगी वो यहाँ लिखी आ जाएगी, या तो शॉर्ट फॉर्मेट में या लॉन्ग फॉर्मेट में। ये बेसिकली मीन है यहाँ पर। भाई एक साल में 365 दिन होता है, तो 1 जनवरी 1900 से लेकर 600वें दिन जो तारीख होगी वो लिखी हुई आ जाएगी। तो 600 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि ईयर कौन सी आएगी। डेट और मंथ नहीं पूछ रहा, केवल ईयर बताओ, ईयर क्या लिखी आएगी यहाँ पर बताओ। यहां पर है ना ईयर क्या लिखी आएगी ये बताना है आपको। अरे सीधी सी बात है, यहाँ क्या आ जाएगा 1901 आ जाएगा। भाई एक साल में 365 दिन होता है ना, तो 365 दिन मतलब 600 के अंदर 365 आ गया। अब 365 का डबल भी करोगे तो 665 से, सॉरी 365 का अगर डबल भी करोगे तो 600 से ज्यादा निकल जाएगा ना। बट हम ज्यादा थोड़ी जा रहे हैं 600 से, हम तो 600 कोई नंबर को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो ईयर होगी वो 1901 होगी। अरे समझ गए नहीं समझे भाई, सीधी सी बात है। 1900 फिर 1901 और 1902 ऐसे ईयर चलेंगे ना। तो यहाँ पर 365 दिन ही तो होता है। अब 365 में कितने आगे और जोड़ा जाए कि 600 बन जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 35 और यानी 235 को और जोड़ दो, 600 बन जाएगा। है या नहीं। 5 और 5 10, एक हासिल, 6 और 3 9 और 1 10, एक हासिल, 3 4 और 2 6, ठीक है ना। 235 और जोड़ दो। अब 235 जो आप जोड़ेंगे वो 235 दिन 1901 वाली साल में ही आ जाएंगे ना, इसी के अंदर ही अंदर। तो इसलिए यहाँ जो ईयर आएगी ना वो 1901 लिखी हुई आएगी। समझ गया नहीं। ठीक है, बस इतना ही समझ लो कि एक्सेल में है ना एक रेफरेंस डेट कंसीडर की जाती है, वो है 1 जनवरी 1900। वहीं से जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा उस दिन पर जो तारीख होगी वो आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं। ऐसी कुछ और फॉर्मेट भी आपको यहां दे रखे होते हैं। ये लिख लीजिए परसेंटेज फॉर्मेट। परसेंटेज फॉर्मेट यानी कि अगर आपको किसी नंबर को परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करना है तो क्या लिखा हुआ आएगा बताओ। देखते हैं कौन सही आंसर देता है, किसकी मैथमेटिक्स सही है, बताना जरा। अगर किसी सेल एड्रेस A1 में 600 लिखा हुआ है और इसे अगर आप परसेंटेज के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ, या क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर बताओ। परसेंटेज वाले सिंबल के साथ आपको लिखना है। तो देखो इसका सही आंसर है 600 के आगे आप 2 जीरो और लगाइए यानी कि 60,000 लिखिए और फिर परसेंटेज लिख दीजिए। तो अगर 600 को परसेंटेज सिंबल के साथ आपको लिखना है तो 60,000% लिखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए, ये बात हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी कि अगर मैं इस परसेंटेज वाले सिंबल को यहाँ से हटाऊंगा तो हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 से डिवाइड करने पर फिर से वापस 600 नंबर आ जाएगा, है ना। तो किसी भी नंबर को परसेंटेज सिंबल के साथ आपको लिखना है तो उसमें आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई। ऐसे एक पॉइंट और लिख लो, और वो है दैट इज साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट, समझ में आ गई बात। साइंटिफिक फॉर्मेट का मतलब यह है कि सपोज दैट कि अगर है ना किसी सेल एड्रेस A1 में मान लो 600 लिखा हुआ है, और इसे अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखना चाहें या देखना चाहें तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा 6.00 + 2e, ऐसे लिखा आ जाता है। ये साइंटिफिक फॉर्मेट आपने ऐसी कहीं लिखी हुई देखी है, देखी होगी कहां पर, कैलकुलेटर में। ये जो नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं होते परचूने की दुकान पर या कन्फेक्शनरी की दुकान पर मिल जाते हैं, या आपके घर में भी कोई नॉर्मल सा कैलकुलेटर होगा ही,
और आप उस कैलकुलेटर से एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करें जिससे बहुत बड़ा नंबर निकल के आ रहा हो, और वो बहुत बड़ा नंबर आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर अगर पूरा नहीं दिखाया जा सकता एक ही बार में, तो उसकी ऐसी साइंटिफिक फॉर्मेट लिखी हुई आ जाती है, आती है ना। तो इसी तरीके से अगर आपके एक्सेल की शीट में ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं और उनको आप साइंटिफिक फॉर्मेट में लिख कर दिखाना चाहते हैं, तो आप साइंटिफिक फॉर्मेट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। आप जब होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर जाएंगे ना, तो आपको चौथे नंबर पर एक ग्रुप मिलेगा नंबर्स के नाम से। इसका सिंपल सा मतलब होता है नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि एक्सेल की शीट में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं, आप उन नंबर्स को और भी कई तरीके के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो जनरल फॉर्मेट की बात करें, वो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, यानी कि एक्सेल में पहले से जो फॉर्मेट आ रहा है नंबर्स को लिखने का, उसको जनरल फॉर्मेट या नो स्पेस फॉर्मेट कहते हैं। बाकी आप नंबर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, करेंसी में, अकाउंटिंग में, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज, साइंटिफिक, जिस भी फॉर्मेट में आप नंबर को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे देखिए भाई, इसके बाद है ना 5वें नंबर पर हमें यहाँ एक और ग्रुप मिलेगा और उस पर लिखा आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स नाम का ग्रुप। इस स्टाइल्स नाम के ग्रुप में बेसिकली हमें क्या दिया जाता है, इसके अंदर है ना हमें जो टूल दिया गया है उसे बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऐसा लिख लेना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, बताओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब के अंदर मौजूद होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब में है? होम वाले टैब में। अगर ग्रुप पूछता तो ग्रुप होता है स्टाइल्स। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई होती है, क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समझ में आ गई बात? अब एक काम और कर लो, यहां पर स्टाइल्स के अंदर ऐसे लिख लो, ये ए पॉइंट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक, अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल आप लिख लीजिए, हाईलाइट हाईलाइट सेल्स रूल्स। क्या मीनिंग है इस बात का, समझाता हूं एक एग्जांपल से। सपोज दैट कि आप है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट विभाग में काम कर रहे हैं, और आपको एक्सेल पे काम करने के लिए दे दिया गया। अब अचानक से ये ना आपका कोई बड़ा अधिकारी आपके पास आया और आपको आके ये कहने लगा कि आप एक काम करो, फटाफट ये जो एक्सेल की शीट है ना, इसमें जल्दी से चेक करके बताओ कि इसमें है ना 10,000 से बड़ी संख्याएं कितनी जगह लिखी हुई हैं। यानी 10,000 से जो बड़ी बड़ी वैल्यू है ना, वो जल्दी से फटाफट लिख के बताओ इस पूरी शीट में। अब आपकी शीट में ना ढेर सारे सेल में डाटा लिखा हुआ है, मान लो 1,000 सेल में डाटा लिखा हुआ है। तो अब उसके सामने ऐसे थोड़ी चेक करोगे कहाँ पे 10,000 से बड़ी संख्या लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, ऐसे चेक करोगे? आपको बस फटाफट उन 1,000 सेल को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल को क्लिक करना है, और जैसी कंडीशन डालोगे 10,000 से बड़ी संख्या, ओके करते ही पूरे 1,000 सेल में जहां जहां 10,000 से बड़ी संख्या लिखी हुई होंगी, वो हाईलाइट हो जाती हैं, बस अपने आप से हाईलाइट होके आ जाएंगी किसी पर्टिकुलर कलर से। तो बस देख के बता दो कि देखो 10 जगह पर 10,000 से बड़ी संख्या लिखी हुई है। समझ में आया? तो ये टूल ऐसे काम करता है। ठीक है, अब इस हाईलाइट सेल रूल में भी है ना कई सारी कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन की कंडीशन। ग्रेटर देन की कंडीशन क्या होती है, समझाता हूं। जैसे ही आप हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन की कंडीशन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एकदम से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। क्या खुलेगा? डायलॉग बॉक्स। और इसके ऊपर लिखा होता है यहां पर ग्रेटर देन, ऐसे लिखा आ जाएगा। यहां पर वो वैल्यू पूछी जाएगी आपसे जिससे आप बड़ी संख्याएं देखना चाह रहे हैं। तो मान लो आपने लिख दिया यहां पर 10,000, क्योंकि 10,000 से बड़ी संख्या ही तो आपको ढूंढनी है। फिर यहां पर लिखा था विद, और यहां है ना डब्बा बना होगा जिसमें आपको कलर चूज करना होता है। यहां पर क्या चूज करना होता है? कलर। और नीचे एक ओके का बटन होगा जिसको आपको क्लिक करना है। अब सपोज दैट कि कलर आपने चूज किया रेड, यानी लाल रंग। ठीक है ना? तो जैसे आप ओके करेंगे
तुरंत है ना पूरी की पूरी शीट में जितने भी सेल्स हैं, जैसे कि 1000 सेल हैं, उन 1000 सेल में जिन जिन सेल में 10,000 से बड़ी संख्याएं लिखी होंगी तो वहां पर रेड कलर अपने आप आ जाएगा उन सेल में। उन सेल्स के अंदर रेड कलर यानी लाल रंग अपने आप आ जाएगा एज अ बैकग्राउंड। बस आप जहां जहां रेड कलर आ जाए उन उन सेल में देख लो कितनी संख्या लिखी हुई है, मतलब कितने ऐसे संख्याएं हैं जो 10,000 से बड़ी लिखी हुई है, आप काउंट कर लो। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके की कंडीशंस है ना, आप लगाकर अपने डाटा को एक तरीके से फिल्टर करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो और भी कंडीशन होती हैं, जैसे ग्रेटर देन पे ढूंढ सकते हो तो लेस देन पे भी तो ढूंढ सकते हो। जैसे कोई आपसे आके ये बोले कि फटाफट पूरी एक्सेल की शीट में ये चेक करके बताना 10,000 से छोटी संख्या कितनी जगह पर लिखी हुई है, तो लेस देन की कंडीशन ढूंढ सकते हो। इक्वल टू की कंडीशन भी तो ढूंढ सकते हैं। वो ये पूछे कोई आपसे कि इस पूरी एक्सेल की शीट में 10,000 कितनी जगह पर लिखा हुआ है, इक्वल टू, है ना, तो ये भी हो सकती है कंडीशन। या फिर टेक्स्ट दैट कंटेन, ये भी हो सकता है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसका मीनिंग ये होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सेल की शीट में कोई नंबर्स ही लिखे हों, कोई वैल्यू भी, कोई है ना टेक्स्ट भी तो लिखा हो सकता है। जैसे एक्सेल की पूरी शीट में 1000 सेल के अंदर यतेंद्र शब्द कई बार लिखा हुआ है, तो कोई आपसे पूछे कि इस पूरी शीट में जल्दी से बताओ यतेंद्र शब्द कितनी जगह कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो आप टेक्स्ट दैट कंटेन वाली कंडीशन लगा दोगे। डुप्लीकेट वैल्यू वाली कंडीशन पे भी ढूंढ सकते हैं डाटा को, है ना। डेट पे भी तो ढूंढ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि शीट के अंदर डेट भी लिखी हो आपने। समझ में आई बात है नहीं भाई? ऐसा हो सकता है ना कि एक्सेल की शीट में आपने डेट वाइज डाटा लिखा है, तो कोई आपसे आके पूछे कि जल्दी से फटाफट बताओ 25 अक्टूबर 2024 वाली तारीख में कितनी एंट्री लिखी हुई है, या इस पूरी शीट में 25 अक्टूबर 2024 कितनी जगह लिखा हुआ है, ये तारीख कितनी जगह लिखी हुई है, तो डेट को भी ढूंढा जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर आ जाती हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, समझा देता हूं। स्टाइल वाले जब ग्रुप के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक टूल मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि आप एक तरीके से डाटा को फिल्टर करके प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें एक रूल लगा सकते हैं आप, हाईलाइट सेल रूल। उस हाईलाइट सेल रूल में इतनी सारी कंडीशन पे आप डाटा को सर्च कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कंडीशन पे जैसे क्लिक करोगे ना तो ऐसी विंडो खुलेगी, छोटी सी विंडो जिसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। उसमें उस कंडीशन का नाम ऊपर लिखा आ जाएगा, आपको बस नंबर देना है और कलर चूज करना है। ओके करते ही आपका डाटा फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। समझ आ गया सभी को? ठीक है। अब इसमें ना कुछ मतलब कंडीशन और भी हैं, मतलब रूल और भी हैं, इसे और लिख लेते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो, हाईलाइट सेल रूल के बाद है ना आप एक टॉप बॉटम रूल भी लगा सकते हैं। ये टॉप बॉटम रूल क्या होता है? टॉप बॉटम रूल का मतलब होता है कि जो बड़ी संख्या है ना, वो टॉप में दिखाई दे जाएंगी और छोटी संख्या बॉटम में दिखाई देंगे, अपने आप ही अरेंज होके आ जाएंगे। ठीक। इसके अलावा एक और रूल यहां पर लगा सकते हैं आप, जिसे डेटा बार कहा जाता है, डेटा बार रूल। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली है ना, जैसे सपोज दैट कि एक्सेल में कुछ वैल्यूज लिखी, मतलब एक्सेल की शीट में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 30, यहाँ लिखा 40, यहाँ लिखा 50। ठीक है ना, तो यहाँ बेसिकली क्या था, बार जैसा बन के आ जाता है, मतलब एक कलर जैसा बन के आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 10 लिखा था, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो इसमें ना ऐसे बन के आ जाएगा इतना बस। यहाँ 20 लिखा हुआ है तो ऐसे कलर बन के आ जाएगा, मतलब ये नंबर्स भी दिखाई देते हैं। वो तो मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ तो वो पीछे वाला नंबर छुप जा रहा है, और नंबर भी दिखाई देगा। 30 पर है ना ऐसे बार आ जाएगा, 40 पर ऐसे बार आ जाएगा, और 50 सबसे बड़ी संख्या है तो उस पर पूरा का पूरा ऐसे कलर बन के आ जाता है। मतलब कि बार यानी कि पट्टियां टाइप की आपको दिखाई देंगी कलर की। उससे भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि किसी सेल में छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, उसे डेटा बार कहते हैं। इसके अलावा एक रूल और भी होता है जिसे हम
कलर स्केल कहते हैं, कलर स्केल रूल। इसमें बेसिकली रंग के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे मान लो ये छोटी संख्या 10, तो यहां पर है ना, मान लो हल्का ग्रीन कलर आ रहा होगा, और यहां पर 50 यानी सबसे बड़ी संख्या है, तो यहां पर रेड, डार्क रेड कलर आ जाएगा, है ना। या एक ही कलर का इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पर हल्का लाल रंग, फिर यहाँ पर थोड़ा डार्क, फिर डार्क डार्क, और यहाँ पर बहुत डार्क आ रहा होगा। इससे पता चल जाएगा कि जहां पर डार्क कलर आ रहा है ना, तो वो मतलब बड़ी संख्या लिखी हुई है। ठीक है। और इसके अलावा एक और रूल होता है आइकन सेट के नाम से, आइकन सेट रूल। इसमें क्या होता है, आइकन्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ छोटी संख्या है तो ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा, ये आइकन बन के आएगा। ये भी छोटी संख्या है, ये आइकन आएगा। ये मिडिल की संख्या है तो ऐसे आइकन आ जाएगा। ये बड़ी है, ये बड़ी संख्या है तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आइकन बन के आ जाता है। ठीक है। और एक लास्ट में रूल और होता है जिसे कस्टम रूल कहते हैं। कस्टम रूल यानी आप अपनी मर्जी से भी अगर कोई रूल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या पता चली, यहां पर मुद्दे की बात हमें ये पता चली कि ये जो रूल हमें दे रखे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसे कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हम डेटा को ही तो फिल्टर कर रहे हैं। ढेर सारा शीट के अंदर डेटा लिखा हुआ है। अब आपको जल्दी से फटाफट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को देखना है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा दो। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन थ्योरेटिकली बनेगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसे लिखा आएगा कि किसी भी डाटा को कंडीशन के आधार पर फैच करना, देखना, क्या कहलाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है। आई होप सो कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, क्या हमारे किसी भी एग्जाम में ये जो रूल हैं ये बनवा के देखे जाएंगे कि जो डाटा, ऐसा होगा कभी कि एक्सेल की शीट दे दी जाए आपको और बोला जाए कि इसमें है ना कलर सेट, कलर स्केल के द्वारा जल्दी से बताओ ये वाली कंडीशन, कलर स्केल रूल का इस्तेमाल करके नंबर्स को फैच करके दिखाओ या नंबर को दिखाओ कलर। ऐसा होगा कभी नहीं, प्रैक्टिकली आता ही नहीं है। बस थ्योरेटिकली ये पूछ सकते हैं कि बताओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से रूल अवेलेबल होते हैं, बताओ अब। तो जब तक ये याद ही नहीं होंगे तब तक आप आंसर कैसे करोगे। क्या आइकन सेट के नाम से कोई रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है? हाँ जी होता है, ये रहा। ठीक है ना। इसीलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको ये याद होना जरूरी है, प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है इतना। अगर आपके पेपर में प्रैक्टिकल नहीं आना है तो, इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, तो फिर आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं जाते जाते फिर से सभी को यही बोलूंगा कि अगर आपका कोई एग्जाम नजदीक है तो आप अभी जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि एक्सेल भी थोड़ा बचा हुआ है अभी, फिर पावर पॉइंट होगा, फिर इसके बाद इंटरनेट नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है, तो किसी का अगर एग्जाम नजदीक हो या आ जाए तो वीओडी वाले सेक्शन से भी इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और जिसका अभी एग्जाम नहीं है, टाइम है, तो आराम आराम से एक एक क्लास, लाइव क्लास आप देखते जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास और सभा यहीं समाप्त होती है। और बाकी एक बच्चे ने लिखा है, सर टेक्निकल बैच कब ला रहे हैं? टेक्निकल बैच है ना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है लाने की, बट फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब विचार किया जा रहा है टेक्निकल बैच को लाने का। ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बीटेक टाइप का टेक्निकल बैच वगैरह बनाया जाए, बट फिलहाल जल्दी में अभी कोई बैच नहीं बन रहा है। ठीक है। जितने बैचेस अभी बने हुए हैं, चल रहे हैं, उन्हीं को कंप्लीट करना है पहले। ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक की कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दिया ही था। तो आज की क्लास और सभा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।